गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सुन पा रहे हैं सब लोग? आइए, सुन पा रहे हैं सभी लोग? यस, ओके। स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग कहाँ थे? कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? सोनू कुमार, अविनाश कुमार, सतेंद्र। यस, ओके। स्टार्ट करिए। बताइए कल कहाँ थे हम लोग? हाँ, बताइए। आज हम लोग कितना लेट, अभी पूछ ही रहा है हमसे कितना लेट होगा। मैम देख नहीं सकता है कि कनेक्ट हो चुके हैं सभी लोग। मैम आज से हम क्लास अरुण कुमार यादव। ओके, कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास है। हाँ, कुछ लोग नए जुड़े हैं कल, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास है तो ठीक है। आज आज ही से आप जुड़ जाइए। कल हम लोग देखे थे कि विद्युत संपर्क में आ गए व्यक्ति को कैसे छुड़ाया जा सकता है, एंड उसके आगे आज हम लोग देखेंगे विद्युत झटका लगने का कारण, और उसके बाद उसका क्या क्या उपचार है। सो क्या कारण हो सकता है विद्युत झटका लगने का, बताइए। बता सकते हैं कोई? हम्म लिखिएगा विद्युत झटका लगने का कारण, हेडिंग डालिए आज का। कल हम लोग पढ़े थे विद्युत संपर्क में आ गए व्यक्ति को छुड़ाना, एंड उसके आगे आज देखते हैं विद्युत झटका लगने का कारण। क्या कारण हो सकता है और कब लगेगा, कितना वोल्ट अगर प्रवाहित हो रही है किसी भी विद्युत परिपथ में, और उसके संपर्क में आने के बाद। मैम मैम आज मेरा बैटरी डाउन है, हाजिरी प्लीज बना दीजिएगा। क्लास आज नहीं कर पाएंगे, रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा, रिकॉर्डेड क्लास। तो रिकॉर्डिंग क्लास पड़ा हुआ है इसी ऐप पे, आप जा करके देख सकते हैं। कल वाला तो पूरा नहीं हो पाया था, 1 घंटा वाला जो सेशन था वो रिकॉर्ड हुआ। सेकेंड तो दूसरा आवर जो 11 से 12 स्टार्ट हुआ था, उसमें फिर से जा करके ऑन करना था रिकॉर्डिंग, बट वो हुआ नहीं, जिसके वजह से सेकेंड मतलब दूसरा फेज जो 11 से 12 हुआ उसमें हम लोग नहीं रिकॉर्ड कर पाए। आज उसको करेंगे, एंड आज का जो रिकॉर्डिंग है वो पड़ा हुआ रहेगा, वहां पे आप जा करके देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? जी लक्ष्मण मैम। लक्ष्मण, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। अटेंडेंस बना दीजिएगा प्लीज। ठीक है। ऐप ही लेगा, जब आप उपस्थित यहाँ रहेंगे या हो गए हैं तो इस ऐप पे ऑटोमेटिकली बन जाएगा। नहीं, जो लोग हैं उनका नहीं बन सकेगा। मैम पिछला क्लास इसी पे रहेगा। मैम उपस्थित हूँ, लेकिन मेरा बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा। 5% बैटरी है।
तो उसको चार्ज कर लीजिए ना। लाइन नहीं है मैम, अच्छा ठीक है, इधर लाइन नहीं दे रहा। ठीक ठीक ठीक, इसको अब कंटिन्यू। आपका आवाज डबल आ रहा है। अच्छा, ऑफ करेंगे तब। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। लिखिए आप लोग, विद्युत झटका लगने का कारण। विद्युत झटका लगने का कारण। विद्युत झटका लगने का कारण। Cause of an electric shock। इसमें लिखिएगा पॉइंट बना बना करके। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट में डालिएगा जब सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक, जब सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा का प्रवाह, हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा का प्रवाह स्थापित हो जाता है तो हमें एक झटके का अनुभव होता है। तो हमें एक झटके का अनुभव होता है। यही विद्युत झटका कहलाता है। यही विद्युत झटका कहलाता है। विद्युत झटका कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा उसी में। नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत धारा की गति, सब लोग जानते भी होंगे इसको। विद्युत धारा की गति क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। विद्युत धारा की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट उसी में लिखिएगा। सुन रहे हैं ना आप लोग मेरी बात को? सुन रहे हैं आप लोग? यस, ठीक। ओके ओके ओके। ठीक, नेक्स्ट इसी में लिखिए एक पॉइंट और। पॉइंट बना बना के लिखिएगा तो चीजें ज्यादा याद रहेगी। अगर एक पैरा में अगर हम लिखा देते हैं सब कुछ तो बहुत सारा चीज मिल जाएगा और फिर वो याद रखने में दिक्कत होती है। तो पॉइंट में पहला क्या हो गया कि 90 वोल्ट से अधिक अगर होता है, वोल्टेज का प्रवाह अगर किसी भी परिपथ में या किसी कंडक्टर से हो रहा है और अगर उसके संपर्क में हम आते हैं तो हमें विद्युत झटका का मतलब महसूस होगा।
और उससे हम प्रभावित हो सकते हैं। दूसरा फैक्ट ये हुआ कि विद्युत धारा की गति क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड थर्ड पॉइंट जो झटका में है वो ये लिखिए कि किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लगने से कितनी शारीरिक क्षति होती है, किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लगने से कितनी शारीरिक क्षति होती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि विद्युत धारा की कितनी मात्रा कितने समय तक उस व्यक्ति के शरीर में से प्रवाहित हो रही है, उस व्यक्ति के शरीर में से प्रवाहित हो रही है। लक्ष्मण कुमार तो एकदम स्टेटमेंट दिया है, अटेंडेंस बना दीजिएगा मैम, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। अरे इतना भी आभारी रहने की क्या जरूरत है, छोटा सा काम के लिए। तुम हो, बन जाएगा, परेशान नहीं होना है, बना देंगे। तीसरा पॉइंट ये निकल के आ गया कि किसी भी व्यक्ति को विद्युत झटका लगने का कितना लगा है या कितना परसेंटेज, मतलब कितना उसको क्षति हुआ है, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि उसको कितना समय तक और कितनी मात्रा में धारा का प्रवाह वहाँ कितना एम्पियर हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि उनको कितनी क्षति हुई होगी। बहाना बना रहा है सचिन, ठीक। अब नेक्स्ट लिखिएगा, कैसे क्या क्या पहचान हो सकती है किसी व्यक्ति को झटका लगने के बाद, उसके शरीर पे क्या क्या परिवर्तन दिखाई देगा आपको नॉर्मली। और आप ये देख करके किसी भी, सपोज आप उसको विद्युत झटका लगते हुए नहीं देखे हैं, कहीं पड़ा हुआ है, तो आप कैसे पाएंगे कि ये विद्युत झटका से प्रभावित हुआ है। तो उसके शरीर पे क्या क्या चीजें निशान ऐसी बनेगी जिससे कि आप समझ सकेंगे कि हाँ ये व्यक्ति विद्युत झटका के प्रभाव में आकर के इसे क्षति हुई है। तो लिखिए, हेडिंग डाल दीजिएगा, 3 पॉइंट हम लोग लिख लिए विद्युत झटका लगने के कारण में। एंड अगला हेडिंग आप डालिएगा कि विद्युत झटका के कारण होने वाली शारीरिक क्षतियां। गुड मॉर्निंग सर, आ जाओ। इलेक्ट्रीशियन हो, बैठ जाओ, जो पढ़ाएंगे वो पढ़। नंबर लो, 771 777 777 6366 66। हाँ, निवेदिता। तुम ग्रुप में नहीं हो क्या? नहीं है। मोबाइल है? नहीं है, इसलिए तो कोई अगर घर में किन्हीं के पास अगर मोबाइल हो तो आप उससे ऐड हो जाइए। 10 से 12 की क्लास है, उस समय में आप आ करके और जुड़ करके पढ़ लीजिए। आप अपना नंबर दे देंगे इसी मोबाइल। ठीक है, जो नंबर जिससे भी आप जुड़ना चाहेंगे वो नंबर आप दे दीजिएगा और उस पर हम लिंक डाल देंगे जिससे कि आप जुड़ सकें। जी सर। हाँ सर, रिकॉर्डिंग इसी में ऑप्शन देता है रिकॉर्डिंग का, और उसको ऑन कर देते हैं, कंटिन्यू वो ठीक। ठीक सर, ठीक है, जाओ, जब भी तुम्हारे पास आ जाएगा नंबर इसमें जुड़ जाना।
फीटर का चले जाओ, फीटर वाले क्लास में। कल 21 जनवरी है मैम, तो क्या करना है 21 जनवरी को? क्या करना है 21 जनवरी को सचिन कुमार? 21 जनवरी के बाद, 21 के बाद पता चलेगा कि आगे कैसे क्लास होनी है। तो अब देखिए क्लास आ सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग को कल पता चलेगा कि आगे क्या होना है। फिलहाल जो है, फिलहाल जैसे है चलने दीजिए, ठीक। लिखिए, विद्युत झटके के कारण होने वाली शारीरिक क्षतियां। क्या क्या शारीरिक क्षति हो सकता है जब कोई व्यक्ति विद्युत झटका से प्रभावित हो जाए, और कैसे आप उसे पहचानेंगे? कहीं अगर आप गए और देखे कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, तो उसके शरीर पे कुछ चीजें ऐसी होगी जो कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस व्यक्ति को विद्युत झटका का से प्रभावित है, और फिर उसके बाद आप उसका उपचार कर सकेंगे। हेडिंग डाल दीजिए, विद्युत झटके के कारण होने वाली शारीरिक क्षतियां। फर्स्ट पॉइंट दीजिएगा इसमें, फर्स्ट पॉइंट, विद्युत झटका लगने पर, विद्युत झटका लगने पर मनुष्य के शरीर में, विद्युत झटका लगने पर मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित क्षतियां पैदा हो सकती हैं, निम्नलिखित क्षतियां पैदा हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, शरीर पर छाले पड़ सकते हैं, शरीर पर छाले पड़ सकते हैं, शरीर पर छाले पड़ सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखिए, किसी अंग का, मतलब शरीर के किसी अंग का मांस जल सकता है, शरीर के किसी अंग का मांस जल सकता है, शरीर के किसी अंग का मांस जल सकता है। थर्ड पॉइंट लिखिए, रक्त प्रवाह हो सकता है, 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 मतलब ब्लीडिंग की स्थिति भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, श्वास में रुकावट पैदा हो सकती है, श्वास में रुकावट पैदा हो सकती है। नोट्स बनाते जाइएगा सभी लोग, जो भी क्लासेस हो रही हैं उसका नोट्स आप लोग कंप्लीट करते हुए जाइएगा। जो क्लास नहीं आ पा रहे हैं या किसी कारणवश आज नहीं है, तो जो व्यक्ति नोट्स बनाएंगे अपना नोट्स कल व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को भी लाभ मिल सके। लिख लिए नेक्स्ट पॉइंट, श्वास में रुकावट पैदा हो सकती है। नेक्स्ट, व्यक्ति मूर्छित हो सकता है, व्यक्ति मूर्छित हो सकता है, व्यक्ति मूर्छित हो सकता है, जैसा कि हम लोग देखते भी हैं। व्यक्ति मूर्छित हो सकता है। एंड लास्ट पॉइंट दीजिएगा, एक और लास्ट पॉइंट दीजिए कि हृदय गति रुकने से
हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो क्या क्या हम लोग देखें सिंबल्स, पहचान कैसे आप देखेंगे किसी व्यक्ति को अगर कैसे हम लोग पहचानेंगे, या किसी भी व्यक्ति को अगर शॉक लगेगा तो उसके शरीर पे क्या क्या निशान हो सकता है, काउंट कीजिए। पहला कि आप देख सकते हैं उस शरीर के, उस व्यक्ति के शरीर पे छाले पड़ सकते हैं, कहीं कोई मांस जल सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, उनकी सांस रुक सकती है, मतलब श्वसन क्रिया उनका अवरुद्ध हो सकता है, हृदय गति रुक सकता है और डेथ जैसी स्थिति भी हो सकती है। तो अब आप ये 5-6 पॉइंट जो हम लोग अभी पढ़े हैं उसको आसानी से बता सकेंगे क्या क्या हो सकता है हमारे शरीर पे अगर हम इलेक्ट्रिक शॉक या विद्युत झटका हमें लगेगा तो? कितने लोग बता पाएंगे? यस मैम, सोनू कुमार, मांस जल सकता है, हाँ ठीक है। मतलब 5-6 पॉइंट जो अभी हम लोग पढ़े हैं सभी का सभी बिल्कुल आसान चीज है और इसको बेसिक चीज है, ये हर किसी को पता होता है। और यहाँ पे हम लोग इन सब छोटी छोटी चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि इन सब में कम से कम दिक्कत ना हो सके। ठीक, यस मैम, ओके। रविंद्र कुमार, सोनू, रोशन, मृत्यु हो सकता है, हाँ बिल्कुल होता ही है और आए दिन आप सुनते भी हैं कि कहीं भी किसान को या इलेक्ट्रिशियन वर्कर्स जो हैं वो किसी तरह से असावधानी अगर होती है, बहुत बड़ी दुर्घटना या मृत्यु तक देखने को आप मिल सकता है। तो अब है कि ठीक है विद्युत अब झटका तो लग गया, लेकिन अब झटका लग जाने के बाद किसी व्यक्ति को कैसे बचाया जा सकता है? छोड़ देंगे या फिर उसका उपचार भी है? उपचार है। मृत्यु हुई है, मृत्यु हो गई है तो उसका तो कोई उपचार नहीं है बाबू, लेकिन और बाकी कंडीशन में उपचार है। उसको हम लोग प्राथमिक उपचार या जो उस वक्त पॉसिबल है वहाँ पे दे सकते हैं और उस विधि से भी हम लोग कुछ जान को बचाया जा सकता है। उपचार है, पानी के संपर्क में ना आए। हाँ, पानी के संपर्क में तो किसी भी स्थिति में नहीं आना चाहिए। हाँ अब देखिए होता क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि उनका श्वसन लेवल जो है वो अवरुद्ध हो सकता है, कम हो सकता है या बिल्कुल रुक सकता है। इस स्थिति में हम लोग पहले क्या करेंगे? जो सामने स्थितियां बनी हुई है कि किसी व्यक्ति को झटका लगा और उनका श्वसन लेवल जो है वो श्वास लेने का स्तर जो है वो या तो कम गया है या रुक गया है, लेकिन वो जीवित हैं, तो ऐसे स्थिति में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हाँ, ब्लड जाम भी हो, जब ब्लड सर्कुलेशन श्वसन क्रिया रुक गई है तो आप समझ सकते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग की स्थिति हो जाती है। सीना दबाएंगे, ठीक है, यस मैम, बिट्टू कुमार। और क्या करेंगे? मुंह में सांस भरेंगे, ठीक है, डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। डॉक्टर के पास ले जाने से पहले हाँ दबाएंगे उसको ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू करने के लिए। ठीक ठीक ठीक, बहुत सारा चीज तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत सारा चीज जान रहे हैं आप लोग। उसके मुंह में सांस है, ठीक है। शरीर में, ठीक, रगड़ेंगे। हाँ, हाथ पैर को सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना चाहिए, क्योंकि मेन उद्देश्य जो उस वक्त हम लोग का होगा वो ये कि किसी भी परिस्थिति में ऑक्सीजन स्तर को बंद नहीं करना है या कम नहीं होने देना है, ठीक।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कहीं भी, तो वहाँ पे हम लोगों को ये चाहिए कि भीड़ को सबसे पहले वहाँ से हटाइए, क्योंकि ऐसा होता है कि उस व्यक्ति को देखने के लिए वहाँ पे भीड़ इस तरह से इकट्ठा हो जाएंगे कि ऑलरेडी एक तो शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम है ही है, और लोग जब भीड़ इकट्ठा करेंगे तो फिर और ज़्यादा स्थिति ऐसा हो जाता है कि सफोकेशन वाली स्थिति। तो नॉर्मल व्यक्ति भी अगर उस तरीके से रहेगा और 50 लोग घेर लें तो वहाँ पे नॉर्मल व्यक्ति का भी हालत खराब हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये करेंगे कि वहाँ से सारे भीड़ को हटा देंगे। आवाज कट रही है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बाबू, टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। हाँ सचिन बोलिए, क्या कहना है? सचिन कुमार बोलिए। आप हैंड रेज किए हैं, हाथ उठा रहे हैं, क्या कुछ कहना है क्या? अच्छा ठीक, बहुत पहले किए थे, हम अभी देखें, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम लोग वहां से क्या करेंगे, अब देखो हेडिंग डाल दो प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड। अगर हम झटका देख लिए, व्यक्ति के शरीर पे छाला देख रहे हैं, या उसकी श्वास रुक गई है, या इस तरीके से जो क्षतियां हो रही हैं शरीर पे, अगर ऐसा स्थिति हो जाता है तो प्राथमिक उपचार आप क्या क्या करेंगे? डायरेक्ट डॉक्टर के पास तो नहीं पहुंच जाएंगे कोई भी, प्राथमिक उपचार दे करके डैश दीजिए, फर्स्ट एड, AID, एड, फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। किसी भी व्यक्ति को कुछ होता है तो हम लोग जो प्राथमिक स्तर पे वहां पे अवेलेबल है वही ना शुरुआत में करते हैं कि डायरेक्ट उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। सबसे पहले जो संभव है वहां पे प्राथमिक रूप से उसको करेंगे, उसके बाद उसकी हालत को देखते हुए आगे डॉक्टर के पास ले जाने का सलाह हम लोग देंगे, यही ना होगा? तो हेडिंग डाल दीजिए अब प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड। पैरा चेंज करके नीचे से लिखिएगा, पैरा चेंज करके लिखिए, किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का, किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का, किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का डॉक्टर के आगमन से पूर्व, डॉक्टर के आगमन से पूर्व, डॉक्टर के आगमन से पूर्व किया जाने वाला उपचार, पूर्व किया जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है, प्राथमिक उपचार कहलाता है। प्राथमिक उपचार कहलाता है। आवाज कट रही है, हाँ दिक्कत हो सकता है टेक्निकली, हम इसको नकार नहीं सकते हैं। किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का डॉक्टर के आगमन से पूर्व किया जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कहेंगे, हाँ बिट्टू बोलिए, बिट्टू कुमार बोलिए। यहाँ चैट में करके लिखो ना, क्या दिक्कत है?
चलिए अब लिखिए इसके तहत इसके तहत ऑडियो की अनुमति देते तो हैं, लेकिन दिक्कत ना हो जाता है, सबको सुनाई नहीं देगा। लो, मेरा ही आवाज फिर घूम के आने लगता है। दे दिए हैं अनुमति। लिखिएगा इसके तहत निम्नलिखित इसके तहत निम्नलिखित उपचार किए जा सकते हैं। इसके तहत निम्नलिखित उपचार किए जा सकते हैं। किए जा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट दीजिए। देखिए आ गया पॉइंट ऑफ पीड़ित के चारों ओर से। फर्स्ट पॉइंट, पीड़ित के चारों ओर से पीड़ित के चारों ओर से भीड़ हटा दें। पीड़ित के चारों ओर से भीड़ हटा दें, जिससे उसे स्वच्छ वायु मिल सके। जिससे उसे स्वच्छ वायु मिल सके है फर्स्ट, जो कि अभी हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं कि भीड़ से पहले दूर करेंगे उसको। जो 2-4 व्यक्ति को उनके लिए उपचार करना है वही उसके आसपास रहें, बाकी सारे भीड़ को वहां से हटा देना है। सेकेंड लिखिएगा, सेकेंड पॉइंट। अब आगे आप लोग जो सुझाव दे रहे थे अपना अपना, सबका सुझाव लिखवा देते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, पीड़ित के मुंह से पान, अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो कि पान, गुटखा, तंबाकू इस तरह का सेवन कर रहे हों और उनके मुंह में किसी तरह से कुछ चीजें पड़ी हुई है, तो वो चीजें उनके मुंह से सबसे पहले निकाल दें ताकि श्वास ले सके बेहतर तरीके से। तो ये एक्सेप्शनल है, मतलब जो व्यक्ति इस तरीके का सेवन करते हैं उनके लिए है, ऐसा नहीं कि जो नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर किसी तरह का एलिगेशन हम लगा रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस तरह से सम्मिलित हैं इन कार्यों में, तो उनके मुंह से पान, गुटखा, अगर कोई नकली दांत यूज करते हैं, बूढ़ा व्यक्ति है या बूढ़ी हूँ, तो उनके मुंह से उस चीज को निकाल दिया जाए। पॉइंट लिखिएगा, पीड़ित के मुंह से नकली दांत, पान, तंबाकू आदि निकाल दें, इत्यादि निकाल दें, ताकि उसे श्वास लेने में कठिनाई ना हो। ताकि उसे श्वास लेने में कठिनाई ना हो। श्वास लेने में कठिनाई ना हो। श्वास लेने में कठिनाई ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा, पीड़ित के छालों अथवा, अभी हम लोग देखे थे ना कि अगर विद्युत झटका में आता है तो उसके बॉडी पे छाला हो जाएगा या जल सकता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले शुद्ध या सफेद या स्वच्छ कपड़ा से या कॉटन से उसको साफ कर लेंगे। लिखिए, पीड़ित के छालों अथवा जले अंगों को स्वच्छ कपड़े अथवा
स्वच्छ कपड़े अथवा कागज से ढक दें। स्वच्छ कपड़े अथवा कागज से ढक दें जिससे कि उन पर मक्खी, मच्छर आदि ना बैठे मतलब स्वच्छता का ध्यान वैसे भी जला कटा चीजों पे खास करके विशेष तौर पे स्वच्छता का ध्यान रखना अनिवार्य हो जाता है, नहीं तो इन्फेक्शन तेजी से फैल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पीड़ित यदि कमरे में हो तो खिड़की दरवाजे आदि खोल दें। पीड़ित यदि कमरे में हो तो खिड़की दरवाजे आदि खोल दें जिससे कि क्या होगा, जिससे कि स्वच्छ वायु का निर्वाह आगमन हो सके। मतलब उस कमरे में स्वच्छ वायु का आगमन हो सके। हर पॉइंट में हम लोग कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि एयर ऑक्सीजन स्तर को हम बेहतर वहां तक पहुंचाएं। सबसे बेहतर या कारगर इलाज वही है कि उनका ऑक्सीजन स्तर को कम ना किया जाए, अधिक से अधिक उनको सांस लेने के प्रति ही प्रेरित करना होगा हमें, या उसके लिए जो भी उपाय है उस पर फर्स्ट ध्यान हम लोग को रखना है। क्योंकि अगर सांस रुकेगी तब सारा समस्या क्रिएट हो जाएगा। कटा हुआ, जला हुआ है, ये सब चीज ठीक हो सकता है, बट अगर सांस की समस्या होती है या रुक जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी, हृदय गति उनकी रुक जाती है, तो ये सबसे बड़ा मेजर रीजन हो जाएगा उनका डेथ का। तो सबसे अधिक हम लोग को ध्यान इसी बात पे देना है कि उनका ऑक्सीजन स्तर जो है उसको बरकरार रखा जा सके, जिससे कि एटलीस्ट उनका डेथ ना हो सके। पीड़ित यदि कमरे में हो तो खिड़की दरवाजा खोल करके उन्हें स्वच्छ वायु अधिक से अधिक मिल सके, इसका ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पीड़ित को अगर सर्दी का मौसम है तब सर्दी से बचाएं और पीड़ित को सर्दी से बचाएं और उसे पलंग, दरी, चटाई आदि लिटाकर मतलब कहीं ना कहीं कोई बेड नीचे होने चाहिए जिससे कि वो ठंड का असर उनको ना हो। अगर सर्दी की दिन है तब लिटाकर कंबल उड़ा दें, लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि उनका मुंह को बंद नहीं करना है। ऐसा ना हो कि पूरा मुंह भी ढक करके और छोड़ दें, परंतु कंबल उड़ा दीजिए, परंतु उनका मुंह खुला होना चाहिए, फिर यहाँ पे देखिए मुंह खुला होने का भी संकेत क्या इंडिकेट कर रहा है? संतोष कुमार, ठीक है, समझ सकते हैं आप कि मुंह खुला होने का भी इंडिकेशन क्या है कि उनका ऑक्सीजन स्तर को, ऑक्सीजन श्वसन क्रिया को अवरुद्ध ना किया जाए। हाँ, एयर, बहुत अच्छा, गुड, राहुल कुमार एंड रविंद्र कुमार, एयर, हाँ, ऑक्सीजन मतलब वो श्वास की क्रिया उनका अवरुद्ध ना हो, ना रुके, या उसमें किसी तरह का रुकावट ना हो, इसलिए ठंडी से बचाइए, बट फेस को नहीं ढकना है। गुड।
हाँ संतोष बोलिए। संतोष बोलिए, आप यहाँ चैटिंग में लिख करके बता सकते हैं। चैट में जाकर के वहां पे आप अपना इशू लिखिए। नेक्स्ट से और एक पॉइंट लिखिएगा, एक और पॉइंट इसमें लिख लीजिए। पीड़ित को यदि सांस लेने में कठिनाई प्रतीत होती है तो अब देखिए मेन मुद्दा आ गया, जिसकी चर्चा अभी हम लोग कुछ बच्चे इसमें किए भी कि शरीर को दबाएंगे, सीना को दबाएंगे, या उसके मुंह से मतलब किसी को अगर श्वास रुक जाती है तो मुंह से श्वास देना होगा। हाँ, तो ये सारी क्रिया कब होगी? जब वो व्यक्ति श्वास लेने में सक्षम नहीं हो, उनका श्वास जीवित तो हैं लेकिन वो श्वास लेने में सक्षम नहीं है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो वैसे स्थिति में हम लोग कृत्रिम तरीके से श्वास की क्रिया उनको करवाएंगे। और उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं हैं जिसको कि हम लोग एक एक करके देखते हैं अभी। पीड़ित को यदि श्वास लेने में कठिनाई प्रतीत होती हो तो कृत्रिम श्वास क्रिया प्रारंभ कर दें। अगर वो श्वास नहीं ले सकते हैं तो कृत्रिम श्वास क्रिया प्रारंभ कर दें। कृत्रिम श्वास क्रिया प्रारंभ कर दें। अब पूछिएगा कि मैम कृत्रिम श्वास क्रिया क्या होता है, तो इसमें हम लोग 3 तरह से इसमें देखते हैं कि क्या क्या विधि है। आइए इसको डिटेल्स में देखेंगे, और यही सबसे कारगर विधि साबित होता है ऐसे स्थिति में। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, हाँ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन ठीक है। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन तो है ही, लेकिन अब वहां तक पहुंच नहीं रहे हैं ना। जैसे ऑक्सीजन ले की आप बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन क्या होता है कि आप हॉस्पिटल में जाकर के ही वो सी चीजें वेंटिलेटर पे आपको रखा जाएगा और ऑक्सीजन आपको दिया जा सकता है, जो कि अभी कोरोना काल में आप लगातार देख रहे हैं। वो चीज नहीं है यहाँ पे। ये श्वसन क्रिया है, कृत्रिम रूप से आप श्वसन क्रिया करा रहे हैं, मतलब वो श्वास लेने में सक्षम नहीं है लेकिन आपके माध्यम से वहां तक आपको श्वास उनको देना है। अगर आप जिस ऑक्सीजन आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं जो कि कोरोना काल में यूज हुआ है, वहां तक तो अभी हम लोग पहुंच ही नहीं पाए हैं। डॉक्टर के पास अभी हम लोग पहुंचे नहीं है ना। बिना डॉक्टर के का ही उपचार ये सब हो रहा है। ये सब प्राथमिक उपचार के तहत है, और प्राथमिक उपचार में ही है कि अगर कोई व्यक्ति, पहला तो हम लोग 5 पॉइंट देखे कि जला हुआ है या जो भी वैसी स्थिति, अगर जहां तक कि वो श्वास लेने में सक्षम है तो उन क्रियाओं में हम क्या क्या करेंगे। 6 पॉइंट हमारा ये कहता है कि अगर वो श्वास लेने में सक्षम नहीं है तो वैसे स्थिति में हम क्या करेंगे। तो उस स्थिति में हम उन पे ध्यान ये रखना है, हम लोगों को फर्स्ट एड के तहत ही सब आ रहा है कि वैसे स्थिति में हमको ध्यान ये रखना होगा कि आप उनको कृत्रिम तरीके से श्वसन क्रिया कराएं। तो अब उसमें आता है कि हम उसको श्वास मुंह से मतलब उनके मुंह में श्वास दें फर्स्ट। उसके बाद आप देखेंगे कि उनका सीना को कैसे दबा करके या उन्हें अपोजिट पलट करके फिर पीठ दबाएंगे। तो ये सारी क्रिया जो है उसके तहत आती है। ठीक है, अब हेडिंग डाल दीजिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कृत्रिम श्वास क्रिया, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन फयाज। हाँ, अभी आप जो बोल रहे थे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, ये नहीं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, जिसको कि आप कहेंगे कृत्रिम श्वास क्रिया। कृत्रिम श्वास क्रिया, हेडिंग डाल दीजिए कृत्रिम श्वास क्रिया, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। अब इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिए कृत्रिम श्वास क्रिया
कृत्रिम श्वास क्रिया की 3 विधियां हैं। कृत्रिम श्वास क्रिया की 3 विधियां हैं। 3 विधियां हैं। फर्स्ट सिल्वेस्टर विधि। फर्स्ट सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि SYLVESTER। मेथड। दिख रहा है आप लोग को? सिल्वेस्टर्स मेथड। बोर्ड आप लोग देख पा रहे हैं? बोर्ड देख लीजिए। यस, ठीक है, बोर्ड पे देखिए लिख दिए हैं सिल्वेस्टर्स मेथड फर्स्ट। सेकेंड लिखिएगा सैफर विधि। सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड सैफर विधि SCHAFFER। सैफर्स मेथड। सैफर्स मेथड सेकेंड। एंड थर्ड वन is तीसरा लिखिए मुंह से मुंह में हवा भरना। तीसरा लिखिएगा मुंह से सैफर विधि सेकेंड। एंड थर्ड लिखिए मुंह से मुंह में हवा भरना, माउथ टू माउथ। माउथ टू माउथ RES। तीनों लिख लिए? तीसरा तीनों लिख लिए आप लोग? यस। सेकेंड का हिंदी सैफर विधि ही है। सैफर विधि जैसे फर्स्ट सिल्वेस्टर विधि हो गया, दूसरा सैफर विधि, एंड थर्ड हो जाएगा आपका मुंह से मुंह में हवा भरना। चलिए, तो आज हम लोग एक कम से कम देख लेते हैं।
सिल्वेस्टर विधि को सिल्वेस्टर विधि एटलीस्ट एक आज हम लोग देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेंगे क्या होता है। लिखिए, फर्स्ट सिल्वेस्टर विधि दे करके डैश दीजिएगा। ये बेसिकली देखिए, पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। इसमें कुछ विशेष नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति जो इस तरीके से प्रभावित हैं और श्वसन क्रिया उनकी नहीं हो पा रही है, तो वैसे स्थिति में आप ये करेंगे कि सिल्वेस्टर विधि में ये कहा जाता है कि उस व्यक्ति को आप सीधा पीठ के बल लेटा देंगे, जैसे हम लोग सोते हैं, ठीक। पीठ के बल बिल्कुल आप लेटा दें। इसका हिंदी क्या होता है मैम? हिंदी तो हमको भी नहीं पता है जी। सिल्वेस्टर विधि का हिंदी हमको भी नहीं पता है। समझ लीजिए ना, पता चल जाएगा। समझ लीजिए होता क्या है इसमें, उसके बाद आप जो समझ में आ जाए हिंदी समझ लीजिएगा। कैपेसिटर का हिंदी क्या होता है बताओ, बताओ सोनू कुमार। संधारित्र। लक्ष्मण आप क्यों बता दिए, सोनू को बताने देते। गुड, बहुत अच्छा। कैपेसिटर का हिंदी होता है संधारित्र। अच्छा है, आइए समझिए पहले। अब इस विधि में हम लोग किसी भी पर्सन को सीधा पहले जमीन पे पीठ के बल लेटा देंगे, और पीठ के बल लेटाने के बाद उनका दोनों हाथ को आप इस तरीके से फोल्ड करके सीने पे रखें, और सीना पे रखने के बाद आप उन्हीं के हाथ से पुश करें वहाँ पे, मतलब सीना को पुश करना है इस तरीके से। अगर कोई व्यक्ति है तो वहाँ पे फिर आप पुश करें, तो वैसे स्थिति में उनका श्वसन मतलब फेफड़ा को दबाना है, ठीक। ऐसी स्थिति में श्वसन क्रिया आरंभ हो सकती है अगर चीजें नॉर्मल रही तो। और उसके बाद एक और क्रिया है इसमें कि ठीक लेटाने के बाद बिल्कुल हाथ को पीछे की ओर लेके जाना है, और तब जा करके फिर उनके सीने पे पुश करना है। लिखिए एक एक करके दोनों चीज को। ये सब प्राथमिक उपचार के तहत ही आप देख रहे हैं सारा चीज। लिखिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, ऑनलाइन क्लास हो रहा है, आइए। प्राथमिक उपचार करवा रहे हैं, अगर किसी को विद्युत झटका लगता है तो क्या होना है। हाँ सब ठीक, फर्स्ट अभी तो वही चलेगा, क्योंकि क्लास हुई नहीं ना, 2-3 दिन की क्लास हुई। कितना लगा अभी इसमें 29 बच्चे जुड़े हैं। हाँ, धीरे धीरे जुड़ेगा जैसे जैसे। और अभी अभी एक लड़की आई थी सर से भी, प्रिंसिपल सर से भी मिली, उसके पास मोबाइल नहीं है, तो अब वो नंबर लेकर के गई है कि मैम आप अपना नंबर दे दीजिए, हम किसी से मोबाइल का व्यवस्था करेंगे 10 से 12 तक के लिए, और अगर संभव हुआ तो फिर हम जोड़ पाएंगे। प्रैक्टिकली ये चीजें बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है संभव। हाँ, कहने के लिए हम कह देंगे कि ऑनलाइन क्लास हम लिए, लेकिन 100% इसका बेनिफिट नहीं। 50% भी होगा समझ में बहुत होगा, 50% लड़का भी ज्वाइन कर लेता समझ में बहुत होगा। कोशिश में तो है सर कि जुड़े, और 29 बच्चे अभी जुड़े हुए हैं। पिछली बार तक हम देखे हैं 50% भी लड़का नहीं ज्वाइन करता है, और कर भी लिया तो अब 100% उसका लाभ उसको नहीं उस तरीके से मिला है जैसे फिजिकली वो क्लास में अवेलेबल है, जहाँ समस्या हुआ वो चीजें समझ रहा है, पूछ रहा है, और यहाँ पे तो 100% वो चीज अवेलेबल। लेकिन फिर भी जो हम अभी संभव है, वस्तु स्थिति को देखते हुए हम लोग करेंगे। लिखिए, सिल्वेस्टर विधि दे करके डैश दीजिएगा।
सिल्वेस्टर विधि दे के डैश दीजिए। इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है। पीठ के बल लिटाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट में ही हम लोग लिखेंगे जिससे कि चीजें याद रह सके। पॉइंटेड ही लिखिएगा। सिल्वेस्टर विधि में फर्स्ट पॉइंट आप करके लिख लीजिए। इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है। सेकेंड पॉइंट लीजिए, इसमें उसके पीठ के नीचे तकिया लगा दिया जाता है। तकिया मतलब बीच में, जस्ट पीठ के जस्ट नीचे, मतलब कमर और कमर से ऊपर, यहाँ से इस पोर्शन पे आप बीच में तकिया लगा दीजिए। उसकी पीठ के नीचे तकिया लगा दिया जाता है, जिससे कि उसका सीना कुछ ऊपर उठ सके। जिससे कि उसका सीना कुछ ऊपर उठ जाता है और सिर कुछ नीचा हो जाता है। यह विधि थर्ड पॉइंट लिखिएगा। तीसरा पॉइंट इसमें दीजिए। यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित के यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित के सीने की ओर छाले पड़े हों। मतलब जब सीना पे अगर इस वाले आगे वाले पोर्शन पे छाला दिखाई देगा तो हम आगे की ओर उसे लेटा नहीं सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में हम उसको पीछे के बल लिटा सकेंगे और उसके बाद बीच में तकिया लगाएंगे। आप इस तरीके का विधि हमको लगता है कि कोरोना काल में भी काफी प्रचलन में था, ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने में। आप अक्सर कोरोना में भी यही स्थिति बनता है ना। सेकेंड वाला फेज जब था तो आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा भयावह स्थिति देखने को मिली थी और उस वक्त घरेलू उपचार के तौर पे विशेषज्ञ द्वारा यही बताया जाता था। जी मैम, बहुत अच्छा, सोनू कुमार को याद है। घरेलू उपचार के तौर पे आप अक्सर ये सुनते होंगे या विशेषज्ञ के द्वारा ये लगातार बताया जाता था कि ऑक्सीजन स्तर को घर पे भी हम बढ़ा सकते हैं। उसमें ऑक्सीजन लेवल भी तो नीचे डाउन होता है और उसके लिए हम लोग डॉक्टर के पास या अन्य उपचार लेते थे। तो वहां पे विशेषज्ञ का ये कहना था कि हम लोग ऑक्सीजन स्तर को घर पे भी, और अभी भी लगातार आप पेपर में देखते होंगे कि ऐड उसका निकलते रहता है कि आप कैसे घर पे ही ऑक्सीजन स्तर को ऊपर करेंगे। तो ये विधि आपको वहां पे भी देखने को मिलेगा। कोरोना के उपचार में भी आप ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने में इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं और सेम यही विधि वहां बताया जाता है। तो आप लोग कोई साधारण चीज नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। कैसे कब करेंगे ये स्थिति हम लोग? जब सीने पे आप छाला देख रहे हैं या सीना घायल है या जला हुआ है पोर्शन,
तो इसको सीने के बल तो कोई किसी व्यक्ति को लेटाएंगे नहीं, तो पीठ के बल लेटा करके और बीच में तकिया देंगे और फिर दोनों हाथ उनका इस तरीके से धर के और पुश करेंगे। फर्स्ट 3 पॉइंट इसमें लिख लिए। अब इसमें लिखिएगा प्रथम स्थिति। सिल्वेस्टर विधि में हम लोग 3 पॉइंट लिखे। फर्स्ट पॉइंट क्या दिए? फर्स्ट क्या दिए? क्या करेंगे फर्स्ट पॉइंट में? सबसे पहले उसको लेटा देंगे पीठ के बल। फिर क्या करेंगे? फिर उसके नीचे, पीठ के जस्ट नीचे पीठ के बल लेटा देंगे। उसके बाद पीठ के जस्ट नीचे तकिया रख देंगे। गुड, बहुत अच्छा। और ये स्थिति कब बनेगा? जब सीना घायल हो या किसी तरह का क्षति हो, छाला पड़ा हो, जला हुआ है या किसी तरीके से प्रभावित अगर हमारा सामने वाला पोर्शन या सीने का भाग है, तो ऐसे स्थिति में हम ये उपाय अपनाएंगे। अब क्या कहता है? ठीक है, हम लेटा दिए। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा? हाँ, बहुत अच्छा, गुड गुड। रंजन कुमार, राजेश कुमार, सोनू, बहुत अच्छा। अब इसमें पहला स्थिति लिखिएगा, फर्स्ट स्थिति। चलिए लेटा दिए। अब क्या करना है? प्रथम स्थिति लिख के डैश दीजिए। प्रथम स्थिति दे करके डैश दीजिएगा। प्रेस करेंगे, करते हैं प्रेस। प्रथम स्थिति दे के डैश दीजिए। पीड़ित के सिर के पास, पीड़ित के सिर के पास पीड़ित के सिर के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाएं। पीड़ित के सिर के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाएं। नेक्स्ट पॉइंट उसी में प्रथम स्थिति में ही लिखिएगा। उसके दोनों हाथों की, उसके दोनों हाथों की उसके दोनों हाथों की आधी मुट्ठी बांधकर, आधी मुट्ठी बांधकर हाथों को सीधा फैला दें, सीधा फैला दें, सीधा फैला दें। अब तीसरा पॉइंट इसमें दीजिएगा, थर्ड पॉइंट। अब पहला क्या करना है? उसको लेटा दिए। उसके बाद उसकी मुट्ठी को इस तरीके से बांध के हाथ उसका सीधा करेंगे। एंड देन थर्ड जो है, उसके हाथ को धीरे 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 इस तरीके से मोड़ करके सीने पे लाना है। लिखिए, अब पीड़ित की दोनों हाथों को, अब पीड़ित के दोनों हाथों को धीरे धीरे मोड़कर, धीरे धीरे मोड़कर उसके सीने पर लाएं। उसके सीने पर लाएं। देखिए, कुछ इस तरीके का स्थिति बनेगा। ऐसा आप देख सकते हैं किताब में। फर्स्ट वाला, ये जो फर्स्ट ऊपर वाला इमेज है, आप इस इमेज में देखने का प्रयास कीजिए किस तरीके से बनाया गया है। दिख रहा है इमेज? चैट के माध्यम से आप बताइए, फर्स्ट इमेज आपको दिखाई दे रहा है? यस। पोजीशन आप समझ रहे होंगे? पोजीशन आप समझ रहे हैं ना, जो अभी हम लोग लिखवाए हैं? जी, गुड गुड। तो बस इस तरीके से पीठ के बल हम लोग लेटाएं। उसके बाद फिर इसके हाथ को सीधा करेंगे, मुट्ठी बांधेंगे एंड देन इसकी मुट्ठी को धीरे धीरे ला करके इसके सीने पे
पुश करेंगे और इसका सर क्या होना चाहिए, आपके पैर पे रखा होना चाहिए। आप इसके सर के पीछे जस्ट बैठे हों पैर के बल, एंड आपके पैर पे इसका सर होने चाहिए, जिससे कि सर थोड़ा ऊपर बना रहे, बीच में पिलो का स्थिति रहेगा। चलिए, बुक नेम आपको कल ही बता दिए थे, A.K. मित्तल, कल ग्रुप में डाल दिया गया था। A.K. मित्तल की बुक है। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। दूसरा लिखिएगा, फर्स्ट स्थिति तो हम लोग देख लिए। अब इसमें देखिए द्वितीय स्थिति, सेकेंड पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, सेकेंड पोजीशन। लिखिए पॉइंट बना करके इसमें। फर्स्ट पॉइंट, प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति में अपने हाथों से प्रथम स्थिति में अपने हाथों से पीड़ित के सीने पर, पीड़ित के सीने पर पीड़ित के सीने पर कुछ दबाव डालें। मतलब जो स्थिति आप ऐसे मुट्ठी बांध करके यहाँ लाए हैं, तो अब कुछ फोर्स करना है उनके सीने पे, दबाव डालें। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 2-3 सेकेंड बाद, 2-3 सेकेंड बाद दबाव हटा लें। 2-3 सेकेंड बाद दबाव हटा लें। मतलब ये पोजीशन आप देख रहे हैं, पुश जो करना है, तो 2 से 3 सेकेंड 4 सेकेंड तक आप पुश कीजिए, फिर हटा लीजिए, फिर पुश करना है, फिर हटा लेना। और ये क्रिया जो है लगातार 10 से 12 बार करनी है। लगातार 10 से 12 बार जब आप करेंगे तो श्वसन लेवल उनका धीरे धीरे ग्रो होना शुरू करेगा। 2-3 सेकेंड बाद दबाव हटा लें और पीड़ित के हाथों को, और पीड़ित के हाथों को उसके सिर की ओर फैला दें, और पीड़ित के हाथों को उसके सिर की ओर फैला दें, फैला दें, और मुट्ठियां खोल दें, और मुट्ठियां खोल दें। यही है आपका सिल्वेस्टर विधि। तो इस विधि में हम लोग क्या देखें, किसी व्यक्ति को सबसे पहले लेटा देना है, तकिया के बल, मतलब पीठ के बल लेटा करके उसके पीठ के नीचे एक पिल्लो रखना है, और सर उसका जो है आपके पैर पे होनी चाहिए। जस्ट आप उसके सर के पीछे बैठें, उसके सर को आप अपने पैर पे रखें। देन उसके हाथ को स्ट्रेट करते हुए मुट्ठी बांध लें। मुट्ठी बांधने के बाद आप उसे, उसके हाथ को सीने के पास लाएं, एंड सीने पे 2, 3, 4, 5 सेकेंड तक आप पुश कर सकते हैं। पुश करके हटा लें, फिर पुश करें, फिर हटा लें। ये प्रक्रिया 10 से 12 कीजिए। 10-12 बार अगर आप कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप उसके हाथ को पीछे की ओर ले जाके मुट्ठी खोल दें। ये आपका सिल्वेस्टर विधि हो गया। मतलब कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से आप उनको श्वसन लेवल या आरंभ कर सकते हैं। आप ऐसा भी देखते होंगे कि किसी भी हॉस्पिटल वगैरह में अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का जाता है जो कि बिल्कुल मूर्छित पड़ा हुआ है, तो आप देखते होंगे कि वो उपचार के माध्यम से ही शॉक दिया जाता है। मतलब उनके सीने पे कुछ दबाव रखते हैं और फिर हटाते हैं, फिर दबाव रखा जाता है, हटाया जाता है। तो ठीक उसी प्रक्रिया को, जो कि वहाँ पे बिल्कुल
तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है। हमारे पास यहाँ कोई तकनीक अवेलेबल नहीं है, फिर भी हम इन चीज़ों को प्राथमिक तौर पे जो संभव है अपने बुद्धि विवेक से इस प्रक्रिया को आरंभ करते हैं। हाँ, तो एक मेथड हमारा समाप्त होता है। अब इसको इमेज को तो कोई उपाय है नहीं, तो आप लोग को दिखा ही दिए ये इस तरीके का है। और ये इसमें एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि अभी भी कोरोना काल में भी इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को मतलब 10 से 12 बार 15 बार तब तक आप कीजिए जब तक कि ऑक्सीजन लेवल इनका सामान्य ना हो जाए। मतलब आपको ये मान के चलना है कि हमको इस मेथड से ही ऑक्सीजन स्तर को सुधार लेना है, इनकी श्वसन क्रिया को सामान्य कर देना है। और इसको आरंभ करके 10-12 बार कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे, फिर करेंगे, फिर रुकेंगे, पुनः इस प्रक्रिया को करेंगे और बारंबार करते हुए इसको श्वसन क्रिया को सामान्य स्तर पे ले आना है। कब करेंगे ये? जब सीने के बल पे सीने की तरफ छाला आपको दिखाई दे। ठीक इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? सेकेंड मेथड जो हम लोग सैफर विधि देख रहे हैं, बुक नेम एके मित्तल, बिट्टू कुमार, एके मित्तल आपको फिर से इसका फोटो सेंड कर देंगे, हम फोटो सेंड कर देंगे आज, फिर आप लोग देख लीजिएगा। सेकेंड सैफर मेथड जो है वो जस्ट इसके अपोजिट है। उसमें हम लोग यही देखते हैं कि जब यहाँ पे क्या था, छाला सामने की ओर है, सीने की तरफ अगर घायल कोई व्यक्ति है तो ये विधि हम लोग अपनाएं। ठीक इसके अपोजिट जब पीठ घायल हो या छाले हो या जला हुआ पार्ट पीठ की ओर है, तब हम लोग जस्ट इसके अपोजिट सैफर विधि पे चलेंगे, जिसमें क्या होगा कि आप पेट के बल किसी व्यक्ति को लेटाएंगे। सभी प्रक्रिया लगभग सामान्य ही होगी, सब यही प्रक्रिया विधि चलेगी वहां भी। बस पेट के बल किसी व्यक्ति को आप लेटाएंगे, तकिया रखेंगे और वहां पे भी यही प्रक्रिया उनको पुश करने वाला काम ही होगा। तो नेक्स्ट आप लोग अब डाल लें हेडिंग। अभी समय, हाँ थोड़ा सा समय और है। दूसरा विधि हम लोग देख लेते हैं, और तीसरा विधि जो है मुंह से मुंह में हवा भरने वाली प्रक्रिया, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। सैफर विधि को आज देख लेते हैं। क्या एके मित्तल फर्स्ट ईयर का ही? हाँ फर्स्ट ईयर का ही ले लो। लक्ष्मण कुमार, अभी तो तुम बोले कि मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो गया है। चलो आ गया, बहुत अच्छा। सेकेंड डालिए सैफर विधि। सैफर विधि फर्स्ट मेथड में किन्हीं को दिक्कत, जो अभी तक जुड़े हुए हैं, समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए। फर्स्ट विधि जो अभी हम लोग देखे हैं उसमें किन्हीं को कोई दिक्कत? लाइन आ गया मैम, गुड लक्ष्मण, लाइन आ गया, तुम्हारा साथ दे दिया लाइट भी। लाइन नहीं बोलो बाबू, लाइट। अभी भी इलेक्ट्रीशियन होकर के अब थोड़ा सा लैंग्वेज हम लोग को सुधार लेना चाहिए। लाइन क्या है? लाइन का मतलब क्या होता है? कुछ है मतलब? कुछ नहीं है। लाइट, गुड। लाइट बोलिए या इलेक्ट्रिसिटी बोलिए। हाँ यही ना, यही छोटा छोटा चीज हम लोग को धीरे धीरे इम्प्रूव कर लेना है। लाइन मीन्स रेखा होता है। हाँ हम कुछ नहीं बोल दिए, मतलब गलत। हाँ रेखा। हम लोग को थोड़ा थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में, या इसी को कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट या एम्प्लॉयमेंट स्किल, जब पढ़ाया जाएगा आप लोगों को तो उसमें बताया जाएगा कि हम लोग मतलब एक एक पॉइंट जो हम लोग बात रखते हैं या बात करते हैं एक दूसरे से, तो जरूरी नहीं है कि जब इंटरव्यू में जाएं तभी हम लोग इंटरव्यू टाइप से या फॉर्मल बातें करें। अगर थोड़ा थोड़ा सा हम लोग सामान्य लाइफ में भी उस चीज़ को ले आएंगे तो हमें लगता है कि आप औरों से अलग दिखिएगा, और उसका लाभ आपको कहीं ना कहीं आगे औरों से बेहतर मिलेगा। जो व्यक्ति उस वक्त तैयारी करेगा कहीं किसी काम में जाने से पहले, तो आप अभी से ही तैयारी कीजिए इस चीज़ का।
पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसको कह सकते हैं। हम लोग अपनी बातों को क्यों ना, मतलब गलत बोलने से बेहतर है कि हम अच्छा बोलें या ना बोलें, तो बोलें तो अच्छा बोलें। इस चीज़ को आप, गुड मॉर्निंग सर, अभी से ही ध्यान में रखेंगे हम लोग। आइए विनय सर हैं, आइए सर, आइए आइए, स्टूडेंट सब जुड़ा हुआ है। विनय सर हैं, आ गए हैं। चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड हाँ, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप भी जुड़े हुए हैं इसमें, व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दिए हैं आपको, लिंकवा इसमें जुड़ने के लिए तो ये हम भेज देंगे आपको। हम भेज दिए। हम भी कुछ सीखेंगे थ्योरी आपसे। हाँ, प्रैक्टिकल हम सिखाएंगे। गुड गुड गुड, क्या? ठीक है सर, एकदम जुड़िए। प्रैक्टिकल हम कराएंगे, पहले इसको बताइए। हाँ, अभी तो फिर यही हाँ, प्रिकॉशंस उसके बाद वगैरह लेके चल रहे हैं, उसके बाद हम क्योंकि अभी प्रैक्टिकल में कुछ है नहीं। टूल्स हम ही ला का पढ़ाने, बताएंगे, दिखाएंगे। हाँ हाँ, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हम लिंक आपको भेज देंगे, आप उसमें जुड़िए। और जुड़िएगा तो कम से कम मेरे लिए भी सुविधान हो जाएगा सर, कि आप जान रहे हैं कि हाँ हम क्लास लिए हैं। अटेंडेंस कैसे बनाना है? अटेंडेंस इसमें ऑलरेडी बन जाता है, इसमें ऑलरेडी अटेंडेंस बन जाता है। एक ही नाम का 2 लड़का है, कैसे पता चले? हाँ, तो ये दिक्कत भले ये नंबर से, तो कल ये एक बात, एक बच्चा ये सवाल उठाया था कि जो कैसे होगा मैम, जो हम एक ही नाम का 2 बच्चा अपने क्लास में है। तो हम उसको बोले कि नंबर से, आपका नंबर है ना, तो देखिए रिकॉर्डिंग भी हम कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग भी पड़ा रहेगा, जो बच्चे अभी नहीं हैं। बोर्ड पर भी दिखा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अब जैसे जो चीज़ हमको इंग्लिश में लिखाना था तो बच्चों को लिखा दिए, वो अपना इस तरीके से करेंगे, इसी वजह से हम यहाँ हैं। बढ़िया, यहीं पर से हम भी पॉइंट जितना है सब बता देंगे। हाँ, कल तो हम घर ही पे लेट हो गए, तो सोचे अब जाने में और लेट होगा तो घर ही से ले लेते हैं, घर पे ही ले लिए। लेकिन आज हम आना इसी वजह से उचित समझे एगो कि यहाँ आपको किताब भेजे हैं, यही तो है। नहीं एगो भेजे ना ग्रुप में किताब के लिए, मित्तल का। हाँ हाँ, मेरे को हरे राम मंडल का आया किताब, बहुत अच्छी किताब है। तो वो बच्चा अभी पूछ ही रहा है कि कौन सा किताब उसको अच्छा, लेना है। बताएंगे, बताइए ना, अभी तो सब बताना है, टूल्स तो हम बता ही देंगे। हाँ, फिलहाल तो प्रिकॉशन चल रहा है, तो पूरा प्रिकॉशन ही अभी चलेगा 2-3 दिन और। उसके बाद फिर ठीक है, थोड़ा देर और क्लास है, इस टॉपिक को हम लोग, क्या सेकेंड टॉपिक हम लोग कवर कर लें? सैफर विधि विशेष तो उसमें है नहीं, समझ चुके ही हैं, लिख लेते हैं। नहीं, अजीत कुमार नहीं, ये क्या है, 50-50 चल रहा है, यस यस यस, चलो लिखो। सैफर विधि नहीं आता है बोलने के लिए, लिखो, लिखिए। नहीं नहीं नहीं, लिखिए, हो गया, 5 मिनट में लिखा जाएगा। इसमें भी वही चीज लिखना है, सिर्फ पीठ के बल करना है। इस विधि में पीड़ित को, इस विधि में पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाता है। इस विधि में पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाता है और उसके सिर को किसी एक, उसके सिर को किसी एक करवट कर दिया जाता है। मतलब ऐसे अब पेट के बल अगर कोई लेट रहा है तो मुंह के भाग तो उसको रखेंगे नहीं, या तो इस तरीके से लेफ्ट बल पे या तो राइट बल पे, इस तरीके से उसको सुला देंगे। इस विधि में पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाता है और उसके सिर को किसी एक करवट कर दिया जाता है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा, पीड़ित के सीने, जस्ट इसके नीचे वाले पॉइंट में लिखिए, पीड़ित के सीने के नीचे, पीड़ित के सीने के नीचे पतला तकिया रख दिया जाता है। पीड़ित के सीने के नीचे पतला तकिया रख दिया जाता है। यहाँ पे जस्ट जहां पीछे अभी तकिया रख रहे थे उसके जस्ट अपोजिट अभी रखेंगे, जिससे कि क्या होना चाहिए, हमारा सर नीचे की ओर झुके। पीड़ित के सीने के नीचे पतला तकिया रख दिया जाता है
थर्ड पॉइंट लिखिए। देखिए जस्ट उसके अपोजिट यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, उस विधि के अपोजिट ही यहाँ चल रहे हैं। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, यह विधि तब प्रयोग की जाती है, यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित की पीठ पर छाले पड़े हों। सीने पे जब छाले था तो हम लोग क्या किए, सैफर विधि का इस्तेमाल किए, पीठ पर लेटाएंगे। वहीं जब सीना पे छाला हो, सॉरी पीठ पे छाला हो तो सीने के बल लेटाएंगे। लेटा दिए। अब इसमें क्या करना है, प्रथम स्थिति लिखिए। प्रथम स्थिति देके डैश दीजिएगा, फर्स्ट पोजीशन देके डैश दीजिए। पीड़ित के घुटनों के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाएं। पीड़ित के घुटनों के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाएं। फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट दीजिए, अपने दोनों हाथ पीड़ित की पीठ पर, अपने दोनों हाथ पीड़ित की पीठ पर इस प्रकार रखें कि, अपने दोनों हाथ पीड़ित के पीठ पर इस प्रकार रखें कि दोनों हाथ सीधे रहें और दोनों हाथ सीधे रहें और चारों उंगलियां आपस में मिली रहे। चारों उंगलियां आपस में मिली, मतलब इस तरीके से ऐसे करके दबाव बनाना है उसके पीठ पे, हाथ को सीधा करते हुए ऐसे। देखिए इस हाथ को अगर आप सीधा करके ऐसे रखते हैं उसके पीठ पे तो इस तरीके से मिला रहना चाहिए, या ऐसे आप इस तरीके से दबाव बना सकते हैं जिससे कि इस उंगली का और अंगूठे का एंगल आप देखिए 90 डिग्री के बीच में होने चाहिए। बिल्कुल आप इस तरीके से हाथ को सीधा करके उसके पीठ के बल पे पुश करेंगे। दोनों हाथ सीधे रहे और चारों उंगलियां आपस में मिली रहे और वे अंगूठे से समकोण बनाएं। फिर से लिखा दें, पीड़ित के घुटनों के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाएं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि अपने दोनों हाथ पीड़ित की पीठ पर इस प्रकार रखें कि दोनों हाथ सीधे रहे और चारों उंगलियां आपस में मिली रहे और वे अंगूठे से समकोण बनाएं। तो उसका पोजीशन हम बताए थे कि इस तरीके से, देखिए आपका हाथ बिल्कुल ऐसे रखते हैं तो हाथ सीधा हुआ, पीठ पे रखना है ना, पीठ पे पीछे से इस तरीके से दबाना है। तो आप इस तरीके से हाथ को रख करके और इसको देखिए चारों उंगली मिला लिए, ये चारों उंगली है ना मिला हुआ इस तरीके से, और ये आपका ऐसे आप पुश करें। इससे क्या होगा, आपका दबाव उसके पीठ पे बिल्कुल पुश होकर के इस तरीके से जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, द्वितीय स्थिति।
द्वितीय स्थिति या सेकेंड मेथड पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, इस स्थिति में पहला पोजीशन ये हो गया कि आप उसके पीठ पे हाथ रख करके और ऐसे रखें, पुश करें। अब लिखिए दूसरा में, इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए, इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए, आगे की ओर झुकते हुए पीड़ित की पीठ पर भार डालें, पीड़ित की पीठ पर भार डालें, मतलब अब उसको पुश करना है, उसके पीठ पे पुश करना है, जैसा कि अभी हम लोग पिछले वाले में क्या करते थे, चेस्ट को पुश कर रहे थे। भार डालें। नेक्स्ट पॉइंट उसी में 2-3 सेकेंड बाद, 2-3 सेकेंड बाद दबाव को हटा लें, 2-3 सेकेंड बाद दबाव को हटा लें और अपने दोनों हाथों को, और अपने दोनों हाथों को सीधा कर दें, और अपने दोनों हाथों को सीधा कर दें। मतलब दबाव पुश करना है, उसके बाद फिर दोनों हाथ सीधा करके आप हटा लें। देखिए पोजीशन आप इसका देख सकते हैं, ये वाला पोजीशन आप देख रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन जो हम लोग रखे। देखने के बाद रिप्लाई भी कीजिएगा आप लोग। ये रहा, इसके घुटने के पास आपका घुटने के बल आप बैठ गए। उसके बाद देखिए आपका स्ट्रेट हाथ इनके पीठ पे पुश कर रहे हैं आप, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन। सेकेंड पोजीशन ठीक उसी तरीके से आप बैठे रहें पैर के पास, एंड आपका हाथ इस तरीके से स्ट्रेट करके आप इनको 2-3 सेकेंड के बाद आप पुश करते चले जाएं, ठीक है। दोनों फिगर को आप समझ चुके होंगे। ये स्थिति कब करनी है, जब, ये स्थिति हम लोग कब करेंगे, जब पीठ की तरफ जला हुआ भाग या छाला वाला पोर्शन जो है वो पीठ की ओर हो। सीने की ओर जब था तो हम लोग सैपर विधि, सॉरी क्या चले थे, सिल्वेस्टर विधि को। एंड जब पीठ की तरफ जला हुआ भाग है तो सेकेंड मेथड हमारा हो जाएगा सैफर विधि। पीठ की ओर, ठीक है। आप बताइए कि आज हम लोग जो टॉपिक पढ़े हैं, पहला तो कि शॉकिंग के बाद का निशान, चिन्ह, उपचार, और उस उपचार में भी कृत्रिम श्वसन विधि में हम लोग 2 विधि देख लिए हैं, सिल्वेस्टर विधि एंड सैपर विधि। तो आज के इतने टॉपिक्स में आप लोग को कहीं कोई दिक्कत? नो मैम। और लोग? अच्छा, रिप्लाई करने में इतना लेट करते हैं, सोच के रिप्लाई करेंगे आप लोग। नहीं, अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे दिक्कत है। चलिए, तो आज का टॉपिक हम लोग का यहाँ समाप्त होता है। कल हम लोग तीसरा मेथड और उसके बाद अग्नि, आपके एग्जाम में, और यही नहीं बल्कि हम रेलवे के भी कुछ टेक्निकल एग्जाम का क्वेश्चन देखे हैं, तो उसमें भी हम ये क्वेश्चन अग्नि से देखते हैं कि अग्नि का टाइप कुछ दे देगा और पूछेगा कि ये किस टाइप का अग्नि है, ABCD, आप ऐसे करके उसमें देखेंगे। तो अग्नि का प्रकार, मतलब अग्नि, आग क्या है और अग्नि का प्रकार आप देख लेंगे। आप इतना अच्छा से समझाते हैं मैम, दिक्कत कैसे होगा। वाह, थैंक यू सो मच लक्ष्मण कुमार, कि आपको मेरी बात समझ में आ जाती है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने में थोड़ा छूट गया है, तो हम जो बच्चे पूरा लिखे हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप
अपने नोट्स को कल की तरह, कल जो स्टूडेंट्स लिखे हैं पता नहीं आज वो हैं कि नहीं हैं, तो जिनका भी पूरा लिखा गया है वो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना नोट्स डाल देंगे, जिससे कि जिनका कहीं छूट गया है वो कंप्लीट कर लेंगे। एंड जो नए बच्चे हैं या जो नहीं कर पाए हैं, मोनिका आप लिखी हैं क्या पूरा? सोनू कुमार जी मैम, ठीक है। मोनिका आप डाल दीजिएगा ग्रुप में प्लीज, जिससे कि और लोगों को लाभ हो जाए, या बीच में कहीं छूटा है या जो बच्चे आज नहीं कर पाए हैं तो एटलीस्ट उनके पास एक सीक्वेंस में नोट्स तो अवेलेबल होगा, जिसका कि आप एक कॉपी बना लेंगे। हम लिखे हैं मैम, हाँ ठीक है, जो भी लिखे हैं बढ़िया से जिनका हो वो डाल देंगे। और कंप्लीट नोट्स, एक चीज और हम कहना चाहेंगे आप लोग से कि आप अभी से ही एक कॉपी बना लीजिएगा थ्योरी का, जिसमें कि आपका कंप्लीट नोट्स होने चाहिए शुरू से, फर्स्ट क्लास से लेकर के अभी तक या आगे जो भी हम लोग पढ़ाएंगे, ताकि आपको सेशनल के टाइम पे आफ्टर 6 मंथ जब आपका सेशनल एग्जामिनेशन होगा इंटरनल स्तर पे, तो वहां आप उस कॉपी को दिखा सकते हैं और उसी कॉपी से आपसे पूछा जाएगा सवाल, जो अब तक हम लोग पढ़ेंगे 6 महीने में या 1 साल में, जो भी जब भी आपका सेशनल लिया जाएगा, तो उस समय आपके पास जब सारा नोट्स अवेलेबल है तो दिक्कतें नहीं होगी। सिर्फ उस चीज को एक बार आप रिवाइज करके जाएंगे और एग्जाम में बैठ करके बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग कंप्लीट करिए इस तरीके से क्लास को। बहुत अच्छा लगा आप लोग से क्लास में जुड़ने में, और आगे भी हम लोग कंटिन्यू जुड़ेंगे इसी तरीके से। बुक कब मिलेगा? बुक मिलने की बात तो अभी नहीं बता सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेंगे हम, उसके बाद बताएंगे। यहाँ जो बुक है वो इंग्लिश मीडियम में है, अगर आप लेना चाहेंगे तो इंग्लिश मीडियम की बुक आपको मिल सकती है। कब मिलेगी ये जानकारी लेकर के हम आपको बता देंगे। और किन्हीं का कोई इशू? कल से ना क्लास चल रहा है ऑनलाइन? हाँ कल ही से चल रहा है, मेरे द्वारा तो कल से ही लिया जा रहा है क्लास। ऑफलाइन में जो लिखाए हैं ग्रुप में डलवा दीजिए प्लीज मैम। तो ऑफलाइन में जो क्लास किए हैं वो डाल दीजिए, एक ही क्लास लिए हैं, 1 या 2 क्लास हुई है ऑफलाइन में। हाँ ओके ठीक है मोनिका, आप डाल दीजिएगा। देखिए यहाँ पे चैटिंग के माध्यम से सब अपना अपना समस्या भी बताएगा, जो भी उसको पूछना है बोलेगा, उसके बाद हम उसको जवाब दे देंगे। वीडियो पूछ भी मतलब वॉइस के माध्यम से भी वो पूछ सकता है, लेकिन वॉइस को ऑफ करके रखते हैं ताकि आवाज बहुत ज्यादा फिर दिक्कत होने लगती है। बड़ी डायरी उरी लग रख ले सब। यहाँ से नहीं ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफर नहीं होगा तो हम लोग फंस जाएंगे इसलिए। किसका? चलिए अब मिलते हैं हम लोग कल। अटेंडेंस आप लोग का बन जाएगा, आप लोग ऑनलाइन ही रहिए। 1 मिनट। बंटी कुमार बोलो, चैटिंग के माध्यम से बोलो। बंटी क्या कहना है? आपको आवाज आ रही है? हाँ वो सुन रहा है। आप कहाँ सुन रहे? यहाँ वीडियो के माध्यम से मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? यस नो में जवाब दीजिए। यस, पूरा वीडियो सुन रहा है ना, जो भी हम पढ़ा रहे हैं समझा रहे हैं वो सब कुछ सुन रहा है। आपको चलाना सिखा देंगे सर, आप पढ़ाइएगा एकदम बढ़िया से। सिखा दीजिएगा ना तो बढ़िया है। आपके मोबाइल पे इंस्टॉल करके अब बच्चा से सबको जुड़वा देंगे, आप जुड़ जाइए, उसके बाद आप कंटिन्यू क्लास लीजिएगा, समझे? अभी कौन कौन क्लास ले रहे हैं? अभी तो हम फर्स्ट ईयर थ्योरी ले रहे हैं। हाँ सेकेंड ईयर कौन लेगा? आज क्लियर करवाइए ना उसको। सेकेंड ईयर कौन लेगा? शेखर जी का हमको मिला, ठीक है डिप्लोमा है, हम तो ITI है। मेरा कौन लेगा? हाँ अल्लाह तो सब फंसता है, खाली क्लियर करवाइए इसको, ये सब शेखर जी और आप पे या उधर पे बच्चा प्रभावित हो रहा है ना। विपिनो जी वाला हमारे मिलेगा, विपिन जी भी जाएंगे पढ़ने, हम तो यहाँ पहले फंस जाते हैं परीक्षा लो क्लास लो ऑनलाइन समझो। अरे आदमी ऐसी बिजी है ना। ठीक है, आप लोग अटेंडेंस बना दीजिएगा मैम। माई सेल्फ सतेंद्र दास, सबका बन जाएगा, जो ऑनलाइन है सबका बनेगा। कल हम लोग फिर इसी समय 10-5 मिनट लेट हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, जुड़ते चले जाइएगा सभी लोग। और क्लास को आज के लिए रिकॉर्डिंग
ठीक है, क्लास को आज यहीं तक बंद करते हैं।